हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी क्षितिज से पाठ 4 सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उसका जीवन परिचय पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत जो पाठ है सांवले सपनों की याद, जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। परिंदों यानी कि पक्षी अग्रसर आगे की तरफ है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और निराशा को व्यक्त किया गया है। इस पाठ में महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के विषय में लिखा है कि उनकी अंतिम यात्रा के समय उनके जनाजे के साथ एक बहुत बड़ा समूह चला जा रहा है और समूह में सबसे आगे सालिम अली के शव को ले जाया जा रहा था। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि इस जनाजे में सालिम अली के शव को आगे आगे ले जाया जा रहा है। अपने कंधों पर सैलानियों यानी कि पर्यटक की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। यानी कि उसने जितने भी अपने जीवन में सफ़र किए थे उस सफ़र से यह सफ़र बिल्कुल अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। माहौल मीन्स होता है वातावरण, विलीन यानी कि दूर चले जाना। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी कि लुप्त होना और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा।
अर्थात अब वे वन के उस पक्षी की भांति प्रकृति में मिल रहे हैं जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाने के पश्चात मृत्यु की गोद में जा बसा हो। कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली का शरीर भी मृत्यु के पश्चात प्रकृति में विलीन हो गया, जहां से फिर वह कभी लौट कर नहीं आ सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। पक्षी यानी कि यहाँ पर सालिम अली की बात यहाँ पर कर रहा है लेखक, कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, वह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारे होते हैं, पानी के झरने जानने की जो इच्छा होती है, को भी प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यानी कि वो क्या है, एहसास की एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर उसने जन्म लिया है। और वो व्यक्ति कौन है? सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और माखन यानी कि मक्खन और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। विश्राम यानी कि आराम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। बंसी यानी कि बांसुरी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों यानी कि पर्यटकों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में, कुछ क्षण यानी कि पल में ही वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाले जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। शती यानी कि 100 साल होने में थोड़े ही दिन शेष थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत होता है सुरक्षा करना के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी कि उन्हें पक्षियों से, वो पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो उनके एहसास को समझते थे। उन जैसा बर्ड वाचर होता है पक्षी की तलाश करने वाला, शायद ही कोई हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक, क्षितिज होती जहाँ धरती और आसमान मिलने का एहसास होता है, तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे
जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी है, यानी कि दुनिया बसती है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनकी जीवन साथी यानी कि उनकी पत्नी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध होती है प्रार्थना लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। वे प्रधानमंत्री थे उस समय, भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी कि उनका भी प्रकृति से और गांव से बहुत ज़्यादा संबंध था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने, संभावित होता भविष्य में आने वाले संभावित खतरे यानी कि भविष्य में आने वाले खतरे, चित्र सालिम अली ने उसके सामने रखा। उसने उसकी आंखें नम कर दी थी। आंखें नम करना यानी कि रोने का भाव होता है। आज सालिम अली नहीं है, यानी कि आज हमारे बीच सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है तो जो अब सौंधी माटी पर यानी कि तपी हुई जमीन पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प होता है इरादा लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यानी कि लेखक ने हमसे प्रश्न किया है कि अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो अब इन सब की जिम्मेदारी लेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस, ये एक अंग्रेजी कवि हैं, कि मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध होता है प्रार्थना करना, कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। यानी वह लॉरेंस के बारे में उसके पास शब्द नहीं है कि वह उसके बारे में कुछ हमें बताए या उसके बारे में कुछ लिखे। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जान, यानी कि मुझसे अधिक। गोरैया एक मैना है, चिड़िया का नाम है, वो लॉरेंस के बारे में मुझसे अधिक जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि उसके बारे में कुछ बताना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है, यानी कि लॉरेंस के बारे में और मेरे बारे में मुझसे अधिक, जो उनकी छत पर जो गोरैया बैठती है वो उससे अधिक जानती है या जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों यानी कि अस्वस्थ या लुप्त हुए प्राणियों के लिए सालिम अली जो है वो हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह
नैसर्गिक, नैसर्गिक होता है स्वाभाविक, जिंदगी का प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी कि प्रतीक बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर, अथाह सागर यानी कि विस्तृत, विस्तृत सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील यानी कि घूमने का जो स्वभाव होता है, और उसकी यायावरी, यायावरी भी पर्यटक होता है यहाँ पे, पर्यटक से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए उनकी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक है वो नहीं लौटते, जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, सालिम अली तुम लौटोगे ना। धन्यवाद।